नमस्कार। जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है कौम की, कौम के लुटाए जा। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो सीरीज चल रही है, सरकारी विनयन और वाणिज्य कॉलेज लीलिया में, इनका ये एक मणका जो सुभाष चंद्र बोस हमारे राष्ट्रनायक हैं, इनके लिए समर्पित हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती का महत्व हमारे देश में बहुत 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 है, क्योंकि आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग सा योगदान दिया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारी ये कॉलेज के इस श्रृंखला में आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा, उसका सामाजिक प्रदान, देश के लिए मर मिटना और युवाओं के लिए जो जोम जुस्सा और जागृति और जो अंग्रेजों ने राष्ट्र के लिए जो नीतियाँ बनाई थी, उनके विरोध में काम किया है, वो निस्वार्थ सेवा के सम्मान और स्मरण को आज हमें जरूर याद रखना चाहिए। भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पराक्रम दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य देश के लोगों, विशेषकर युवाओं में नेताजी के जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए देशभक्ति की भावना पैदा करना है। आज की युवा पीढ़ी भले ही आज़ादी के महत्व को अभिज्ञ हो, परंतु जिस महान सपूतों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हें यह अच्छे से पता था कि स्वराज क्या होता है और देश की आज़ादी का क्या मतलब होता है। ऐसे उनके वीर होने में भारत माता को गौरवान्वित करते हैं। गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दिया सुभाष बाबू ने। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में से एक सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी 125वीं जन्म जयंती 23 जनवरी के दिन पूरे देश में मनाई जाती है। उनके पीछे हमारे देश नायक सुभाष चंद्र बोस का साहस, नेतृत्व और कुशल असाधारण व्यक्तित्व कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई लोगों को भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था और उस काल जब था, वहाँ जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा था। उसमें सुभाष बाबू ने अपने लोगों को जागृत करने में खरे उतरे थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी करवाने के लिए प्रेरित करते थे। नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। भारत का राष्ट्रीय नारा अभी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष बाबू का प्रचलित है। भारत के लोगों उन्हें सत सत नमन करते हैं। इस श्रृंखला में हमारे प्रोफेसर महेश गढ़िया जी आगे ये कार्यक्रम बढ़ाएंगे, हमें गौरव है। और इस श्रृंखला के लिए मैं प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ सभी टीम और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय,
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस व्याख्यान श्रेणी के प्रथम अंक में मैं डॉक्टर महेश गढ़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर साहब और हमारे सारे कॉलेज परिवार को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस श्रेणी के प्रथम अंक में मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आप सबका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमारी भारत माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर हमारी भारत माता वीर प्रतापी सपूतों को अपनी कोख से पैदा करती आई है। आज भारत के ऐसे ही वीर प्रतापी सपूत के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। आज से 125 साल पहले ऐसे ही एक वीर प्रतापी भारत के सपूत का जन्म हुआ था, जिसे हम और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अभूतपूर्व योगदान रहा है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो उसका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। वीर प्रतापी, तेजस्वी, ओजस्वी विचार, निडरता, अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व, परित्याग, कर्तव्य निष्ठा, ज्ञान, कर्म, सूझबूझ और राष्ट्रभक्ति जैसे अनेक अद्भुत गुण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व में ठोस ठोस कर भरे हुए थे। डॉक्टर सीलम वेंकटेश्वर राव ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहा है कि नेताजी के इन सारे गुणों से उस समय पूरे देश की जनता बहुत ही प्रभावित थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सारे देश को वैचारिक तौर पर जागरूक किया था। दोस्तों, आजादी के इस परवाने का आज 125वां जन्म जयंती का त्योहार हम मना रहे हैं। इस तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कवन के बारे में आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा विचारना करेंगे। सबसे पहले नेताजी के जीवन के बारे में बात करें तो 23 जनवरी 1897 के दिन ओडिशा के कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी, 7 भाई और 6 बहन उसके पूरे परिवार में थे और 9वीं संतान नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी के शिक्षा के बारे में बात करें तो बचपन से ही नेताजी अंतर्मुखी स्वभाव के थे, लेकिन कुशाग्र बुद्धिशाली थे। नेताजी ने प्राइमरी का जो प्रशिक्षण है, शिक्षण है, वो पूर्ण करके वह कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए 1909 में, और वहां पर उसके एक अध्यापक जो कि राष्ट्रभक्ति से रंगाए हुए थे, उसका नाम था बेनी माधव दास। उस अध्यापक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिली और उसके जीवन का आदर्श बनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशभक्ति के क्षेत्र में अपना जीवन आगे बढ़ाया। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 15 साल के थे, वो क्रांतिकारी विचारधारा के तो थे ही, साथ साथ आध्यात्मिक विचारधारा से भी उसका व्यक्तित्व भरा पड़ा था। 15 साल की उम्र में ही उसने
स्वामी विवेकानंद के सभी पुस्तक पढ़ लिए थे, आत्मसात कर लिए थे। और यू जो वो विद्यार्थी काल में थे, तभी से उसके अंदर नेतृत्व की शक्ति को हमारे देश ने परिचय ले लिया था। क्योंकि विद्यार्थी काल में ही जब वो कॉलेज में थे, और कॉलेज में एक प्रोफेसर था जो अंग्रेज प्रोफेसर था, और वो भारतीय विद्यार्थियों को अपमानित करता था, भारत के बारे में गलत बोलता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसका विरोध किया, उसके साथ झगड़ा किया, और उस अध्यापक को भारत के इस विद्यार्थियों को अपमानित करने हेतु उसके साथ मारपीट भी की थी, और नेतृत्व लिया था विद्यार्थियों का। तो ये नेतृत्व वाली बात बचपन से ही विद्यार्थी काल में ही सुभाष चंद्र बोस में पूरे देश ने देख ली थी। फिर मैं आपसे उसके एजुकेशन के बारे में, उसकी विद्वता के बारे में, उसकी बुद्धि कौशल्य के बारे में मैं अभी आपको बात करना चाहूंगा कि 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा चमत्कारिक कार्य किया था जो उस समय कोई भी भारतीय नहीं कर सका था, और वह था आईसीएस की परीक्षा उसने चौथी क्रमांक में पास की थी। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। आज हम उसे आईएएस बोलते हैं। कलेक्टर बनने के लिए हमें अभी आईएएस की एग्जाम पास करनी पड़ती है। उस समय यदि किसी को कलेक्टर बनना है तो उसे आईसीएस की परीक्षा पास करनी पड़ती थी, और वो इंग्लैंड जाकर, और इंग्लैंड में उसने चौथे क्रमांक पर सबसे पहला भारतीय आईसीएस कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, उसने आईसीएस की परीक्षा चौथे क्रमांक में पास की। देखो उस पर कितनी राष्ट्रभक्ति भरी पड़ी थी। जब उसने ये आईसीएस की परीक्षा पास की और उसने वो जॉब ज्वाइन भी कर ली, फिर उसको ऐसा लगा कि भाई ये मैं आईसीएस की परीक्षा पास करके मैं यहाँ अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहा हूं, मुझे तो अपनी भारत माता को आजाद कराना है, मुझे ये गुलामी की बेड़ियां पसंद नहीं है। और उसने आईसीएस की परीक्षा को लात मार कर, आईसीएस की जॉब को लात मार कर ठुकरा दिया। उसके भाई, उसके पिता, उसके परिवार वाले सभी उनसे नाराज हुए कि भाई ये क्या कर रहा है तू, इतनी अच्छी जॉब, इतने अच्छे होद्दे पर तुम हो, तो क्यों तुमने ऐसा किया। सभी उससे नाराज हुए। लेकिन उसकी मां का उसको एक पत्र मिला कि बेटा तूने जो निर्णय लिया है उस पर मुझे गर्व है, और जहां तू भारत माता की आजादी के लिए अपना जीवन व्यतीत करा, तुम्हारा यह फैसला मेरे लिए गर्वान्वित है। दोस्तों मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन क्रांतिकारियों में उसका प्रेरणा स्रोत उसकी मां रही है। यदि मां इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति वाली नहीं होती तो कभी भी सुभाष नहीं पैदा होते, और नेताजी जिसे आज हम गर्व से याद करते हैं वो नेताजी नहीं होते। तो उस मां को भी आज मैं सत सत नमन के साथ मैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन कवन के बारे में आपको आगे बात करता हूं। जब उसने आईसीएस की जो जॉब थी उसको उसमें रिजाइन कर दिया, उसके बाद उसने निश्चय कर लिया था कि अब मुझे अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान करना है। जो भी हो मुझे भारत को आजाद कराना है। और इसलिए उसने इंग्लैंड से वो भारत आए। भारत आकर उसने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से वो गांधी जी से मिले। 20 जुलाई 1921 को वो बंबई में महात्मा गांधी जी से मिले। महात्मा गांधी जी ने उसके साथ चर्चा विचारणा की और उसको कोलकाता में चित्तरंजन दास के पास भेज दिया और कहा कि तुम कोलकाता में उसके साथ रहो और उसके साथ आजादी का कार्य करो। चित्तरंजन दास जो कोलकाता में कांग्रेस के जो एक कार्यकर्ता थे और वो कोलकाता का नेतृत्व करते थे। उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में कर रहे थे।
सुभाष चंद्र बोस भी उस असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। पूर्ण निष्ठा से, पूर्व शक्ति से, पूर्व ताकत से वो इस असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। आगे 1947 में जब साइमन कमीशन आया, पूरे भारत में इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तब 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल का नेतृत्व लिया और साइमन कमीशन गो बैक के नारा के साथ उसका विरोध किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने 8 सभ्यों की एक समिति का गठन किया था। जो समिति भावी हमारा जो संविधान है वो गढ़ने के लिए वो 8 सदस्यों की एक कमिटी का गठन किया था। उस कमिटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उस 8 सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस भी उस कमिटी के मेंबर बने। इतने ओजस्वी, तेजस्वी विचारधारा वाले और बुद्धिशाली व्यक्ति थे। 1928 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने। उस समय गांधी जी की यह विचारधारा थी कि अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेट दे दे तो भी ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। फिर यह तय हुआ कि चलो 1 साल हम अंग्रेजों को मौका देते हैं, यदि वो हमें डोमिनियन स्टेट दे दे तो ठीक है, बाकी 1 साल के बाद हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। 1 साल हो गया लेकिन अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकारा नहीं और फिर 1930 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन फिर से मिला और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और पूर्ण स्वराज, आधा राज्य नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग उस समय की गई। और 26 जनवरी 1931 को जब सुभाष चंद्र बोस एक रैली, तिरंगा के साथ एक रैली को संबोध रहे थे और पूर्ण स्वराज की मांग पर डटे रहे थे, तभी अंग्रेजों ने आकर लाठीचार्ज कर दिया और उसको घायल कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को बंदी बनाकर उसके जेल में डाल दिया। वो जेल में रहे। उस समय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ बातचीत की और वो बातचीत आज मशहूर है, वो है गांधी इरविन करार। जो गांधी इरविन करार हुए उसमें यह तय हुआ कि सारे जितने भी बंदी हैं भारतीय, उनको वो छोड़ देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए और भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु उन सबको फांसी दे दी अंग्रेजों ने। सुभाष चंद्र बोस इस बात पर गांधी जी और कांग्रेस से बहुत ही नाराज हुए कि हमारे देश के ये युवा क्रांतिकारी को आप फांसी दी गई, उसको रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए था और कांग्रेस और गांधी जी उसमें सफल न हो पाए। हम सुभाष चंद्र बोस की जो आजादी की लड़त में सुभाष चंद्र बोस ने कई बार कारावास का सामना किया है, उसको जेल में बंदी बनाया है। लगभग 11 बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में ठूसा गया है, कारावास में डाला गया है। सबसे पहले 1921 में 6 महीने का कारावास उसको सर्वप्रथम हुआ। उसके बाद 1925 में गोपीनाथ साहा नाम का एक क्रांतिकारी बंगाल में था। वो उस समय के बंगाल के जो पुलिस अधीक्षक है उसको बम से उड़ा देना चाहते थे, लेकिन गलती से उसने बम एक व्यापारी पर छोड़ दिया और वो व्यापारी मर गया। उस गोपीनाथ साहा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, उसको फांसी की सजा दे दी। सुभाष चंद्र बोस इसकी फांसी से बहुत दुखी हुए। उसने उसका शव मंगाया, उसका अंतिम संस्कार किया। उस समय सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के नजर में आए और अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यह सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों को भड़काता है और क्रांतिकारी के दल से है। इसलिए उसने सुभाष चंद्र बोस को कैद कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। बड़े लंबे समय तक वो जेल में रहे, लेकिन जेल में उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसको टीबी हो गई। बहुत ही
और टीबी में ये बता दूं, टीबी अभी आसान रोग है, लेकिन उस समय टीबी खतरनाक से खतरनाक बीमारी रहा करती थी, उसका कोई इलाज नहीं था। तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि यदि हम यही शर्त पर आपको छोड़ेंगे कि आप यहां से यूरोप चले जाए और वापस कभी मत आना, कब आना वो तय नहीं, आप यूरोप चले जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की यह शर्त को नामंजूर कर दिया और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को जेल में मरे ये अंग्रेज को मंजूर नहीं था, क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस का नाम सारे भारत में एक अच्छे और प्रख्यात स्वतंत्र सेनानी के रूप में था। यदि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती तो सारे देश में हाहाकार मच जाता। इस भय के कारण सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। फिर 1930 में फिर से उसे सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस समय ऐसा बना कि वो जेल में ही कोलकाता के मेयर चुने गए और अंग्रेजों को उसको सुभाष चंद्र बोस को उस समय कम से ही उसको रिहा करना पड़ा। 1932 में फिर से उसे कारावास हुआ और आगे जाकर फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी और सुभाष चंद्र बोस को डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको इसका इलाज करना अनिवार्य है और आपको यूरोप में ही जाकर इसका इलाज करना पड़ेगा। और डॉक्टर की सलाह से सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा की। 1932 से 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे, लेकिन यूरोप में रहकर भी वो शांत नहीं बैठे रहे। भारत की आजादी जिसके रगे रग में, जिसकी धमनियों में रक्त की जगह भारत की आजादी का सपना बहता था, वह क्रांतिकारी चैन से कैसे बैठ सकता है। वो यूरोप में ही भी थे, वहां भी उसने इटली के नेता मुसेलिन से मुलाकात की। आयरलैंड के नेता उसके अच्छे दोस्त बन गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल वो भी वहां पर थे, उसके साथ भी उसकी अच्छी बनी। और सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल जो थे, उन दोनों के विचारों ने एक विश्लेषण के नाम से उनके दोनों के विचार प्रसिद्ध हुए और उन दोनों ने साथ मिलकर उस समय यूरोप में भी गांधी जी और कांग्रेस की जो कार्य पद्धति है आजादी को लेकर, उनकी घोर निंदा की। लेकिन कुछ समय बाद विठल भाई पटेल बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। आप देखिए विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता कितना गहन था कि जब विठल भाई पटेल की मृत्यु हो गई, उससे पहले उसने एक वसीयत लिखी और अपनी वसीयत में उसने अपनी सारी धन संपत्ति, सारी दौलत सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी, क्योंकि उसे पता था कि यह व्यक्ति आगे बढ़ेगा और उसको भारत माँ को आजादी दिलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसने अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद उसने सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वसीयत को नकार दिया और उसको कोर्ट में ले गए। सुभाष चंद्र बोस उसको दौलत से क्या मतलब था, उसने कोर्ट कचहरी में धक्के खाने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए सरदार पटेल यह केस जीत गए। और उसने सरदार पटेल ने भी ये जो जायदाद थी अपने पास नहीं रखी, उसने भी गांधी जी के हरिजन आश्रम को ये दान दे दी। तो इस तरह यूरोप में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो एमिली सैंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन जो महिला थी, उसके साथ उसने 1942 को विवाह किया और उसकी अनीता बोस नाम की एक बेटी भी हुई और अभी भी वह बेटी जीवित है जर्मनी में। उसके बाद यूरोप में 1936 तक वो रहे। उसके बाद वो फिर से भारत में आए। भारत में आकर फिर से वो अपने क्रांतिकारी रंग में रंग गए। एक महत्वपूर्ण घटना है सुभाष चंद्र बोस के जीवन की, वो है 1938 की, जब
1938 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, उसको चुना, और 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन मिला, और वो 51वां वो अधिवेशन था, और सुभाष चंद्र बोस के 51 बेलों के रथ से उसका स्वागत हुआ। देखो, सुभाष चंद्र बोस जो 1 साल तक 1938 से 1939 तक जो अध्यक्ष रहे, उन 1 साल के कार्यकाल में भी उसने भारत को आजादी दिलाने की गतिविधियों को तेज कर दिया। उसने योजना आयोग बनाया। देखो, वो कितने दीर्घदृष्टि थे कि भैया भारत आजाद होंगे तो भारत आजादी के बाद भारत का विकास भी करना होगा। उसके लिए उसने योजना आयोग बनाया और उसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया। और विज्ञान के बारे में भी वो इतने जागरूक थे, क्योंकि उसको पता था कि यदि देश को विकसित करना होगा तो विज्ञान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी हमारे देश को। और इसलिए उसने बेंगलोर के एक मशहूर वैज्ञानिक जिसका नाम है सर विश्वेश्वरैया, उसकी अध्यक्षता में विज्ञान परिषद की भी स्थापना की और अंग्रेजों के सामने डटकर आजादी की लड़त को और भी तेज कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र के इस क्रांतिकारी रवैये से महात्मा गांधी जी को यह क्रांतिकारी रवैया पसंद नहीं आया। 1939 को जब दूसरा अधिवेशन मिला और दूसरे अधिवेशन में एक नया अध्यक्ष चुना जाना था कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस यह चाहते थे कि कोई ऐसा अध्यक्ष बने जो किसी से दबे ना और भारत को और जोश से क्रांति की जो क्रांतिकारी जो प्रवृत्ति है उसमें लग जाए और भारत माता जल्दी से जल्दी आजाद हो जाए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो किसी से दबे नहीं, और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में भी अपना नॉमिनेशन दिया अध्यक्ष के पद पर। उस समय कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहली बार चुनाव हुए। लेकिन ऐतिहासिक तौर पे ऐसा होता था कि गांधी जी जिसका नाम रखते, जिसका नाम चुनते, वो अध्यक्ष बन जाता, कोई इसका विरोध नहीं करता। इतिहास में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम गांधी जी के उम्मीदवार के सामने रखा। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया और सुभाष चंद्र बोस उसके बीच में दोनों में चुनाव हुआ। कांग्रेस के जो इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले और पट्टाभी सीतारमैया को 1377, और गांधी जी के उम्मीदवार को सरदार सुभाष चंद्र बोस ने हराकर 203 मतों से हराकर वो फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी जो थे वो उसने ये देखा कि भाई मेरा उम्मीदवार तो हार गया और यह मेरा अपमान है। गांधी जी ने दिल पर बात ले ली कि ये तो मेरा अपमान है, और इसलिए उसने सभी जो कांग्रेस की वो कमेटी थी, कार्यकारिणी जो सभा थी, उसके सभी जो व्यक्ति थे उसको बोल दिया कि यदि आपको सुभाष के कार्य से आप सब असहमत है तो आप सब इस्तीफा दे दें। और जो 14 में से 12 व्यक्ति ने इस कार्यकारिणी सभा से उसने इस्तीफा दे दिया। नेहरू जो तटस्थ रहे, उसने न इस्तीफा दिया न सुभाष को उसका साथ दिया। एक शरद बाबू नाम के एक व्यक्ति थे, ये एक ही व्यक्ति थे जिसने उस समय सुभाष चंद्र बोस है जो उसका साथ दिया। फिर दूसरी बार 1939 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में गांधी जी को तो सुभाष चंद्र बोस से विरोध ही था वैचारिक रूप से, तो इसलिए उसने उस जो अधिवेशन है वो गांधी जी भी नहीं गए। दूसरे जो व्यक्ति थे उसने सुभाष चंद्र बोस को इतना मतलब सहकार नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सब गांधी जी को, सभी व्यक्ति को हाथ जोड़ कर मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तर्स से मस नहीं हुए। और उस समय सुभाष चंद्र बोस इन सारी विकट परिस्थितियों में वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सके, और उसने ये सोचा कि भाई अब इससे कुछ नहीं होगा, और उसने 19 अप्रैल 1939 को ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद से गांधी जी को इस्तीफा दे दिया। लेकिन
यह बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग उसको सहयोग नहीं दे रहे थे, तो क्या हुआ? उसने सोचा कि तो क्या हुआ, मुझे तो किसी भी तरह से अपने देश को आजाद कराना है और अपने देश की आजादी के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। क्रांतिकारी तौर पर मुझे जल्द से जल्द अपने देश को आजाद कराना है, और इसलिए उसने कांग्रेस में ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था की स्थापना की। लेकिन बाद में कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से हटा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर उभर आई। 3 मई 1939 को जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से आजादी की गतिविधियों को और जोर शोर से तेज कर दिया। 3 सितंबर 1949 को जब सुभाष चंद्र बोस को ये ज्ञात हुआ कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया है, तब सुभाष चंद्र बोस ने समग्र देश को आह्वान किया कि यही समय है और यही सही समय है। गरम लोहा है, हथौड़ा मारना ही पड़ेगा, तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। आज ब्रिटेन युद्ध में बिजी है और युद्ध के बाद वह भारत को संभाल नहीं पाएगा, तो यही समय है हम अपनी पूर्ण ताकत से, पूर्ण जोश और जुस्सा से अंग्रेजों का विरोध करें और हमें आजादी के लिए हम फिर से अच्छी तरह से पूर्ण जोश से स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाएं। लेकिन गांधी जी उस सुभाष की इस बात से सहमत नहीं थे। वो ये सोचते थे कि भाई दुश्मन अभी युद्ध में है, दुश्मन अभी मुसीबत में है, अंग्रेज, दुश्मन यानी अंग्रेज, अंग्रेज अभी मुसीबत में है, तो उस मुसीबत में हमें उसे ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, उसको दबोचना नहीं चाहिए। जब वो युद्ध खत्म हो जाएगा फिर हम उसको बताएंगे, उसको उसको उसके पास हम याचना करेंगे कि भाई हमें आजादी दे दो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये सब विचारधारा वाले नहीं थे। उसने तो कहा भाई ये सही समय है, यदि यही समय पर हम अंग्रेजों की छाती पर मूंग धल देंगे तो हम झट से आजाद हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ और गांधी जी और कांग्रेस इसके बारे में नहीं माने। जो ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय युद्ध के बारे में कांग्रेस किस प्रकार से एक्शन ले, उसके लिए 8 सितंबर को कांग्रेस का एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें कांग्रेस में तो सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, लेकिन उसको एक विशेष अतिथि के रूप में उसको आमंत्रित किया गया। उसी समय वहां भी सुभाष चंद्र बोस ने यही बात दोहराई कि यही अच्छा समय है, यही समय है जब हम अंग्रेजों को डटकर अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा जोर शोर से दम लगाकर हम आजादी के लिए लड़ेंगे, तभी देश आजाद हो जाएगा। और यदि कांग्रेस यह नहीं करेगी तो फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से मैं ये काम करूंगा। और अगले ही साल सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक ने क्या किया पता है? कलकत्ता में हालवेट स्तंभ था जो आजादी भारत की गुलामी का प्रतीक था। फॉरवर्ड ब्लॉक के युवा व्यक्तियों ने, युवा सेनानियों ने उस स्तंभ को रातों रात जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। और सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को यह बात बताई कि जिस प्रकार आपके इस स्तंभ को, भारत की गुलामी के इस प्रतीक स्तंभ को जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने धूल में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, उसी प्रकार हम आपको, अंग्रेज सरकार को भारत से ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारी प्रवृत्ति स्टार्ट कर दी और इसी बात से खिन्न होकर अंग्रेजों ने उसे दबोच लिया, उसे फिर से जेल में डाल दिया। और अंग्रेज तो यही चाहते थे, कभी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है तो सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया, वो शांति से रहे तो हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं होगी, दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस विश्व युद्ध के समय शांति से बैठे रहने के खिलाफ थे। वो सोचते थे यदि यही समय, यदि मैं शांति से बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो जेल में थे, वो क्या कर सकते थे? तो उसने जेल में से निकलने के लिए अंग्रेजों के सामने आमरण उपवास आंदोलन चालू कर दिया। और आमरण उपवास आंदोलन इतनी देर तक चला, उसकी
आमरण उपवास के उसके कारण उसकी तबीयत एकदम बिगड़ गई। अंग्रेज ने देखा कि भई यदि उसको यही यही फिर से भय हुआ कि यदि ये सुभाष चंद्र बोस को यदि कुछ हो जाएगा, तो पूरा देश ज्वाला की तरह जलने लगेगा। तो फिर उसने सुभाष चंद्र बोस की तबीयत को देखते हुए उसने उसको अपने घर भेज दिया, फिर से उसे रिहा कर दिया, लेकिन उसके घर उसको छोड़ा नहीं, उसको अपने घर में ही नज़र कैद कर दिया और उसको नज़र कैद करके उसने उसको घर में ही उसको कैद कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे नज़र कैद या कोई भी कैद होने वाले में से नहीं था, उसने प्लान बनाया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस में एक अच्छी विशेषता और गुण था भेष बदलने का। तो 16 जनवरी 1941 को वो पठान के वेश में अपने घर से नजर कैद थे, उसमें सिपाहियों को वो क्या कहते हैं उसको चूना लगाकर वो वहां से भाग गए। वहां से वो पेशावर गए, पेशावर से काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी थी, वहां पर गए। वहां पर वो 2 महीना रुके और उसने वहां से रूस के मॉस्को के माध्यम से वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन यानी जर्मनी। जर्मनी उस समय जो है ब्रिटेन के साथ दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहा था और सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और इस हिसाब से उसने जर्मनी के पास भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए मांग की और वो जर्मनी गए। जर्मनी में जाकर उसने जर्मनी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की और वहां पर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। और 19 मई 1942 को वो जर्मन के फ्यूरर यानी कि जर्मन के सबसे बड़े लीडर हिटलर से मिले। हिटलर से मिलने के बाद उसने भारत की आजादी के लिए हिटलर के साथ बात की, उसकी मांग की। लेकिन उसकी बात से सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि हिटलर भारत की स्वतंत्रता में कुछ मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरी बात, जब वो हिटलर से मिले तो हिटलर कुछ समय पहले उससे कई समय पहले हिटलर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइन काम्फ, और उस बुक में हिटलर ने भारतीयों के बारे में जो कि वो हिटलर के आत्मचरित थी, और उसमें उसने भारतीयों के बारे में कई गलत बातें लिखी थी। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले तो उसने उस बुक के बारे में बोला और उससे नाराजगी व्यक्त की कि आपने हमारे भारतीयों के बारे में ऐसा लिखा, उससे वो नाराज है। और हिटलर ने उसे प्रॉमिस किया कि अगले संस्करण में इस बुक से इस चैप्टर को मैं हटा दूंगा। तो इस तरह से भारत की आजादी के लिए वो हिटलर से भी मिले, लेकिन हिटलर से उसे बात नहीं बनेगी, उसको हिटलर के साथ बातचीत करके उसको ऐसा लगा, इसलिए वो जर्मनी छोड़कर 8 मार्च 1943 को सुभाष चंद्र बोस जल मार्ग से पगडंडी से सिंगापुर पहुंचे। और सिंगापुर जो कि जापान के हस्तगत था, उस सिंगापुर में पहुंचे और सिंगापुर में पहुंचकर उसने रास बिहारी बोस जो कि आजाद हिंद फौज का उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उसके पास से आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और उसका नेतृत्व लिया। देखो, 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया। जब रास बिहारी बोस के पास आजाद हिंद फौज का नेतृत्व था, तब करीबन 16,000 जैसे सैनिक उसमें थे। लेकिन जापान ने जो अंग्रेजों के सैनिक को पकड़ रखा था, उसको बंदी बना लिया था, उनको स्वतंत्रता दे दी कि यदि आपको आजाद हिंद फौज में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। और ऐसे 60,000 सैनिक आजाद हिंद फौज में जुड़े। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सारे जो पूर्व एशियाई देश में एनआरआई रहते थे, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन रहते थे, जो भारतीय रहते थे, उनको आह्वान किया कि भारत की आजादी के लिए आपकी अभी जरूरत है। किसी ने आर्थिक मदद की तो कई भारतीय आजाद हिंद फौज में एक सैनिक की माफक जुड़ने के लिए तैयार हो गए। और उस समय सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो में जापान
की जो संसद है उसमें भी भारत को आज़ाद कराने के लिए संसद में जाकर भाषण दिया और उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आरज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया और उसमें राष्ट्रपति, वड़ा प्रधान और उसके प्रधान जो युद्ध मंत्री वो है सुभाष चंद्र बोस बने। इस अंतरिम सरकार जब ये अंतरिम सरकार बनी और उसके समारोह में दक्षिण पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने इन सरकार को प्रोत्साहित दिया और न केवल भारतीयों ने बल्कि उस समय 9 ऐसे देश थे जिन 9 देशों ने भारत की इस स्वाधीन भारत की इस अंतरिम सरकार को उसने मान्यता दी। ये कौन-कौन से देश थे? तो जर्मन, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, फिर मांचुको और आयरलैंड। ये 9 देश ने उसे ऑफिशियली ये स्वतंत्र भारत की सरकार को मान्यता दी। जापान ने तो क्या किया? जापान ने तो जो जापान के हस्तगत अंडमान निकोबार जो टापू थे, वो भी आजाद हिंद फौज यानी इन सरकार को सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन दोनों टापू का नाम स्वराज और शहीद जो अंडमान है टापू उसका नाम शहीद रखा और निकोबार टापू है उसका नाम स्वराज रखा। फिर उसके बाद आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद रेडियो ये सभी की स्थापना की और इस आजाद हिंद बैंक के चलन को भी ये सभी देशों ने मान्यता दी ऑफिशियली रूप में। आजाद हिंद फौज का गठन जो सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति के लिए किया था, जो अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने को ठानी थी, अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने को ठानी थी, इसलिए तो सुभाष ने आजाद हिंद फौज बना डाली थी, आजाद हिंद फौज बना डाली थी। भारत को सशस्त्र क्रांति दल से स्वतंत्रता देने के लिए आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया था और उन सभी आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को संबोधन करते हुए चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से सभी को उत्साह से भर दिया था और उसके बाद जापान की सहायता से उसने बर्मा के जंगलों के माध्यम से भारत पर आजाद हिंद फौज ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के बाद याद रखिए मणिपुर का 2/3 हिस्सा, मणिपुर का 2/3 भाग और समूचा नागालैंड आजाद हिंद फौज ने जीत लिया था और स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रध्वज इन मणिपुर और नागालैंड की जमीन पर लहराया था। उसके बाद जब अमेरिका भी ये दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, उसने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम फेंका और जापान को सरेंडर करना पड़ा। जब जापान ने सरेंडर किया तो आजाद हिंद फौज को जापान से मिल रही जो मदद थी वो यहाँ पर बंद हो गई। आजाद हिंद फौज के पास राशन, पानी, बोम सभी जो है उसको मिलना बंद, उसका स्रोत बंद हो गया। तो धीरे धीरे उसको उसकी कमी हो गई और उसके बाद जो सीजन थी वो रेनी सीजन थी और बर्मा का गाढ़ जंगल में और कुदरत ने भी साथ नहीं दिया और गाढ़ वर्षा में हमारे सैनिक को उस जंग से पीछे हटना पड़ा और जापान ने तो सरेंडर कर लिया था और फिर जापान ने सुभाष चंद्र बोस को ये सलाह दी कि आप भी सरेंडर कर लो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस सरेंडर करने वालों में से नहीं था। उसने रूस से मदद लेने के लिए सोचा और 18 अगस्त 1945 को वो हवाई जहाज से मंचूरिया की ओर निकल पड़े और ये दिन यानी 18 अगस्त 1945 जब ये हवाई जहाज से मंचूरिया जाने को सुभाष चंद्र बोस निकले, वो उनके आखिरी दिन थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की कोई भी खबर नहीं हुई। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो के रेडियो में एक खबर सुनाई गई कि 15 अगस्त को उसका सुभाष चंद्र बोस का
ताइवान के जो हवाई मथक है, वहाँ पर उसका जो एरोप्लेन था, उसका जो हवाई जहाज था, वो ब्लास्ट हो गया और सुभाष चंद्र बोस उसमें पूरे जल गए और वहाँ पर ही वो शहीद हो गए। भारत माता का एक वीर सपूत, भारत माता की आजादी के लिए जिसने अपने सर्वस्व उसका सर्वस्व लुटा दिया, ऐसा भारत माता का वीर सपूत उस समय उस दिन शहीद हो गए। ऐसी जान ऐसी ऐसी बात सारे देश को ख्याल आई और सारा देश गम में दुख में डूब गया। लेकिन फिर आजादी मिली और आजादी के बाद भी भारत सरकार ने क्या सच में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु तब हुई थी या नहीं हुई थी, वो असमंजस था। तो इसके लिए 1956 और 1977 को दो भारत सरकार ने आयोग का गठन किया उसकी मृत्यु पर से पर्दा हटाने के लिए। लेकिन ये दोनों आयोग ने ये पूर्तता की कि भाई उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है उस विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1999 में मेहुल कुमार मुखर्जी के आयोग के नेतृत्व में फिर से एक आयोग का गठन हुआ और 2005 में इस मुखर्जी आयोग ने सरकार को इसकी रिपोर्ट दी और उसमें ऐसा कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एयरपोर्ट पर ऐसी कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई है और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कोई भी जो सबूत है वो नहीं मिले हैं। लेकिन उस समय हमारी सरकार ने मुखर्जी जो कमीशन है उसकी यह रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उसके कई कारण हो सकते हैं, आंतरिक कारण, वो अभी हमारे सामने उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन भारत की आजादी के वह परवाने को, वो वीर सपूतों को आजादी के बाद भी कई लोगों ने भारत में देखने का दावा किया है। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले तक लोगों ने ये दावे किए हैं कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर थे, यहाँ पर रहे और यहाँ पर ही उसकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार हमारे देश के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस उस समय उस 15 अगस्त 1945 को उसकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी, या फिर वो भारत आए थे या नहीं आए थे, वो सारी बातें अभी उसमें बेपर्दा नहीं हुआ है, अभी वह रहस्यमय है। भारत के वीर सपूत के जीवन की ये सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी सोल्व नहीं हुई है। तो ऐसे वीर सपूत की आज 125वीं जन्म जयंती पर हमें सभी भारत के सभी युवाओं को इन सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें अभूतपूर्व प्रेरणा मिलती है। हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। हम उसके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे जीवन को भी पूर्ण रूप से भारत की देशभक्ति के रंग में रंगकर हम हमारे जीवन को और हमारे देश की प्रगति में अपना पूर्णतः योगदान दे सकते हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही विचारक व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धि गम्य व्यक्ति थे। उसने कई बातें हमें कही है जो हमारे जीवन में प्रेरणादायी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा आज सारे भारत देश के लोगों को गर्व से भर देता है। फिर उसने एक बात कही थी, टूट जाओ पर अन्याय के सामने मत झुको। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना है और गलत के साथ समझौता करना है। किसी भी तरह अन्याय के सामने झुकना नहीं और डटकर अपने साथ हुए अन्याय का सामना करना ही एक भारतीय का मूल कर्तव्य सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया है। उसने यह भी कहा कि आजादी दी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। कोई तुम्हें आजादी भीख में नहीं देगा, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि तुम वो आजादी छीन सको। फिर जो जय हिंद का नारा हम अक्सर लगाते हैं, वो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। सुभाष चंद्र बोस और भी कई उसके विचार हमारे सामने प्रकट किए हैं। वो कहते हैं कि हमारी यात्रा चाहे जितनी भी कठिन हो, देश के युवा वर्ग को सुभाष चंद्र बोस के इस विचार को अपना जीवन मंत्र बना लेना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी यात्रा चाहे जितनी भी कष्टदायी क्यों ना हो, हमारी राह कभी भी कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सफलता के दिन दूर सही, पर उसका आना अनिवार्य है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी समस्या हो, कितनी भी सामने पहाड़ जितनी भी क्यों ना समस्या हो, लेकिन डटकर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें मंजिल मिलेगी, देर से ही सही, लेकिन प्रयत्न करने वाला व्यक्ति को मंजिल ज़रूर मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस के ये विचार हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन को प्रेरणादायी देने वाले, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले, हमारे जीवन को विकसित करने के में सहायक परिबल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस के विचारों के बारे में हम कहें तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा संघर्ष के बारे में। आज की युवा पीढ़ी को संघर्ष, वो बहुत ही जीवन में सफलता के लिए संघर्ष कितना अनिवार्य है। सुभाष चंद्र कहते हैं, संघर्ष ने ही मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न किया है संघर्ष ने, और जो पहले मुझ में नहीं था। जिस मनुष्य में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, वो मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी सुभाष चंद्र बोस के माफक अपने जीवन में संघर्षमय जीवन जीना होगा और संघर्ष करके आगे बढ़ना होगा और दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी, क्या? कि निज जीवन से देश बड़ा होता है। निज जीवन से देश बड़ा होता है। हम मिटते हैं तभी तो देश खड़ा होता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने निज जीवन से, अपने आप से भी बढ़कर देश को माना है। अपनी जान से भी बढ़कर देश को इंपॉर्टेंट बनाया है, देश को महत्वपूर्ण बताया है। सफलता के बारे में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सफलता हमेशा असफलताओं के स्तंभ पर खड़ी होती है। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी असफलताओं के मार से हम सह नहीं सकते। कई आज युवान असफलता को सहन नहीं कर सकते, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे हर एक युवान को, देश के हर एक युवान को ये बात अपने माइंड में बिठा कर रखनी होगी कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में कैसी भी असफलता है, तो उस असफलता को सफलता का स्तंभ बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। ये हमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन से मिलती है ये प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं कि आदमी पैसा और चीजों के बदौलत सिर्फ जीत नहीं सकता। आदमी पैसा और दौलत के बदौलत ही जीत नहीं सकता। हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, जो हमें बहादुरी भरे कारनामे करने के लिए उत्साहित करेगी। यानी दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी। दूसरी बात उसने यह भी कही है कि भाई विचारों से कमजोरियां दूर होती है, इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ विचारों को करते रहना चाहिए। जितना हम श्रेष्ठ सोचेंगे, जितना हम बड़ा सोचेंगे, उतना हम बड़ा पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज उसने अपने सैनिकों को आत्म सम्मान बढ़ाने के लिए, सैनिकों को आत्म जागृत करने के लिए, उन दिनों उसने अपने सैनिकों को कहा था कि आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कहा था कि आज हमारे अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, वह मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो। तो मरकर भी देश को आजाद बनाने का जो जोम और जुस्सा सुभाष चंद्र बोस में था, वो अविस्मरणीय है, प्रशंसनीय है और गर्वान्वित हमें पग पग पर करता रहेगा। ऐसे महान जो शहीद सुभाष चंद्र बोस है, उसके जीवन से हमें कई प्रेरणाएं मिलती है। और आज हमें यह भी सोचना होगा कि हमें जो आजादी मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली है। हजारों लाखों शहीदों ने
आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हंसते मुंह वो फांसी चढ़े हैं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। यहाँ पर मैं सायराम दवे का एक पंक्ति कोट करना चाहूंगा। जाने कितने झूले थे फांसी पर, जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सिर्फ चरखों से आजादी आई थी, सिर्फ चरखों से आजादी आई थी। मात्र अहिंसा से आजादी नहीं आई थी, अहिंसा के साथ साथ हाँ, अहिंसा का भी रोल महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांधी जी ने तो पूरे देश को एक सूत्रता में बांधकर देश को आजादी की लड़त में शामिल कर दिया था। तो अहिंसा के साथ साथ स्वतंत्र सेनानी जो क्रांतिकारी है, उस क्रांतिकारियों ने भी अपने जीवन को बलिदान कर दिया, तब जाकर यह आजादी आई थी। मात्र चरखे से आजादी नहीं आई, वो आधा अधूरा सच हमारे सामने है। अंत में मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में गोपाल प्रसाद व्यास की एक कविता आपके सामने पठन करना चाहूंगा और हमारे इस लेक्चर को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ये कविता सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के तौर पर आज हम पठन करना चाहेंगे। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या होगा सन्यासी, यह वीर चक्रवर्ती होगा या होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी, युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था। पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था, कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते हैं इंसान, कभी तूफान न बांधे जाते हैं। बांधे जाते हैं इंसान, कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती है, बंधे न इरादे जाते हैं, बंधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मिट्टी से आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह वीर शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह वह तोड़ पिंजरा तोते सा बिन दाग गया, उसी तरह वह तोड़ पिंजरा तोते सा बिन दाग गया। जनवरी माह 41 मच गया शोर, वह भाग गया, वह भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धुंधली अभी कहानी है। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, वे धुंधली अभी कहानी है। हमने तो उनकी कथा आजाद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी है। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ आजादी के उस परवाने को, भारत मां के उस वीर प्रतापी बेटे को, उसकी जन्म जयंती पर सत सत नमन के साथ मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।